देश के 13 शहरों में प्रॉपर्टी और दुनिया के 73 देशों से कनेक्शन। राकेश टिकैत ने अपना सच खुद बताया। राकेश टिकैत ने स्वीकार किया कि उनका ग्लोबल लिंक है। टिकैत ने कहा कि वह जिस संगठन से जुड़े हैं उसकी शाखाएं 73 देशों में हैं और उनका भारतीय शाखा के साथ भी गठबंधन है। बीकेयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके संगठन का प्रदर्शन ब्राजील देश में हो रहा है, जहां ब्राजीलियाई मजदूरों को किसानों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि ब्राजील में हम मजदूर से किसान बना रहे हैं। हालांकि टिकैत ने रिहाना, मिया खलीफा और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को नहीं जानने का भी दिखावा किया, जिन्होंने भारत के किसान विरोध का समर्थन किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली प्रदर्शन के दौरान राष्ट्र की राजधानी में प्रदर्शनकारियों द्वारा हुए उपद्रव और हिंसा के लिए संदेह के घेरे में आए टिकैत ने स्वीकार किया कि वह जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वह आने वाले 50 सालों की नीतियों को लेकर पॉलिसी बना रहा है, जो कि आंदोलन के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बड़ी साजिश का खुलासा करता है। असल में इन दिनों राकेश टिकैत काफी भ्रमित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह वास्तव में सरकार से चाहते क्या हैं, या पिछले 75 दिनों में से वे वास्तव में किस लिए विरोध कर रहे हैं। उन्हें बस इतना पता था कि वह बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। यही नहीं, जब राकेश टिकैत को बताया गया कि इस साल एमएसपी में सरकार की धान खरीद का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट देखने को मिली। और वहीं जब कई बार सरकार द्वारा इस साल एमएसपी से अधिक धान खरीद के दावे को लेकर सवाल किया गया तो टिकैत भागते नजर आए। इसके अलावा बीकेयू नेता ये भी कहते नजर आए कि उनकी एकमात्र मांग ये है कि सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि व्यापारी भी किसान की उपज एमएसपी या एमएसपी से अधिक कीमत पर खरीदेंगे। बीकेयू नेता आगे दावा करते हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच सभी 11 दौर की वार्ता के दौरान मंत्रियों में से किसी ने भी उनकी बात नहीं की। टिकैत ने कहा, हम तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, सरकार है कहां? उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए व्यक्तिगत रूप से समय प्रदान करना चाहिए। राकेश टिकैत मौजूदा किसान आंदोलन का चेहरा है और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए इस विरोध का अपने फायदे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ लोगों को उकसाने और भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से पहले राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रदर्शनकारियों से डंडे झंडे सब लेकर आने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद गणतंत्र दिवस पर हुई ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में काफी उत्पात मचाया। पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हिंसा को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर भी धावा बोल दिया और इसकी प्राचीर पर खालिस्तानी झंडे को लहराकर भारत की संप्रभुता के प्रतीक को अपमानित किया। रैली के मद्देनजर जो हिंसा हुई उसमें 300 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों द्वारा बसों, निजी कारों और सरकारी संपत्तियों को भी तोड़ा फोड़ा गया। बाद में टिकैत ने हिंसा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और केंद्र और दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस के व्यवधान के लिए दोषी ठहरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंतुआ में आयोजित रैली के दौरान ममता बनर्जी पर सीएए के तीर चलाए और कहा कि वैक्सीनेशन खत्म होते ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी तो ये सरासर झूठ है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह ने बंगाल चुनाव में सीएए की चर्चा कर अपनी तरफ से चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। माना जा रहा है कि अब सीएए को लेकर बंगाल में सियासी बहस तेज होगी। मंतुआ की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन वह आश्वस्त करते हैं कि सीएए से किसी भी रूप में भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने सीएए को लेकर कहा कि इसे कोरोना महामारी के कारण अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा कि ये झूठा वादा है। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि वह कभी इसे लागू नहीं होने देंगी। बीजेपी जो कहती है वो करती है। हम ये कानून लाए हैं, इससे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी इस कानून के लागू होने तक उस पद पर नहीं रहेंगी जो विरोध कर पाए।
जब तक ये लागू होगा तब तक ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगी। अमित शाह ने रैली के दौरान ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर रोककर विकास का नया दौर शुरू करने जा रही है। मैं दूसरी बार ठाकुर नगर की पवित्र धरती पर आया हूँ। कुछ परिस्थितियों की वजह से मेरा पिछला दौरा रद्द हो गया था, तो ममता दीदी बहुत खुश हुई। अरे ममता दीदी, अभी बहुत समय है, अप्रैल तक मैं बार बार आऊंगा। जब तक आप चुनाव नहीं हार जाती तब तक आऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन रैली के चौथे चरण में कूच बिहार के रस मेला ग्राउंड से शुरुआत की और कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में बुआ भतीजे का भ्रष्टाचार समाप्त करने का है। इसके अतिरिक्त यात्रा का उद्देश्य राज्य में घुसपैठ, बेरोजगारी, बम धमाकों और किसान की स्थिति में बदलाव लाना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बीजेपी को और मजबूत बनाने की नहीं है, ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हमारे बंगाल के सोनार बांग्ला बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में परिवार नियोजन के स्लोगन हम दो हमारे दो को दोहराया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका मतलब अपने ही अंदाज में समझाया। असल में राहुल गांधी ने बीजेपी को हम दो हमारे दो की सरकार बताते हुए कहा कि इन कानूनों के चलते जमाखोरी बढ़ेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब राहुल की हम दो हमारे दो वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा, हम दो हमारे दो कहकर वे खुद का, अपनी मां सोनिया गांधी, अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, पता नहीं राहुल गांधी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने बजट पर एक भी शब्द नहीं बोला। वह कृषि कानूनों के बारे में नहीं जानता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट करके भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज बजट पर एक भी शब्द नहीं बोल पाए और लोगों को हंसने पर मजबूर कर मैदान छोड़कर निकल गए। वाह रे वाह युवराज। राहुल गांधी ने परिवार नियोजन का नारा हम दो हमारे दो का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस एजेंडे पर चल रही है और क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। राहुल की टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर कहा, ये बात दीदी, जीजा और उनके परिवार पर लागू होती है। उन्होंने तंज किया, कुछ नेता सदन से भी अनुपस्थित रहते हैं और देश से भी। सदन की एक परंपरा होती है। यह बजट पर चर्चा थी, लेकिन राहुल तैयार होकर ही नहीं आए थे। स्मृति ईरानी ने राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, राहुल भले ही बजट स्वीकार न करें, लेकिन लोग करेंगे। राहुल पर झूठ की नींव पर इमारत खड़ी करने और सदन की गरिमा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत के अजब गजब बयानों से किसान संगठनों में फूट पड़ती दिख रही है। कई किसान संगठनों के नेता राकेश टिकैत से बेहद नाराज हैं। किसान संगठनों के हालिया बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन के अल्टीमेटम वाले बयान को लेकर किसानों के बीच गहरी नाराजगी है। राकेश टिकैत ने हाल ही में 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलने की बात कही थी और कहा था कि सरकार के पास अक्टूबर तक का वक्त है, उसके बाद हम लाखों ट्रैक्टर्स की रैली निकालेंगे। यूनाइटेड किसान फ्रंट ने टिकैत के इस बयान को लेकर कहा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती आंदोलन चलता रहेगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयानों से उन्हें केवल हंसी आती है। चडूनी ने कहा, यह बयान राकेश टिकैत का निजी बयान है और किसानों के रुख के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा, वो समझते हैं कि किस दबाव में टिकैत ने ऐसा बयान दिया होगा। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा, सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन नहीं करवा पाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन नहीं करवा पाई है। उनकी संपत्ति के आकलन के लिए टीम लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, हमारी आगे की रणनीति होगी कि अनाज को कम कीमत पर नहीं बिकने देंगे। जो एमएसपी है उससे कम पर खरीद नहीं होगी। किसान मोर्चे ने तय कर लिया है कि व्यापारी भूख पर कीमतें तय नहीं करेगा। आम जनता की अनाज और रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि सरकार को घबराहट हो रही है कि किसान आंदोलन का नतीजा कहीं अगले चुनाव में न आ जाए, कहीं हिंदुस्तान का किसान इनके खिलाफ खड़ा न हो जाए, इसलिए ये ट्विटर को आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ट्विटर को ऐसे निर्देश देने हैं तो ये सब पर लागू होना चाहिए। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान का ऐलान किया है।
किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को एक मोमबत्ती मार्च निकालने का भी फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को लगता है कि वो जितनी गालियां देंगे उतने ही बड़े नेता बन जाएंगे। खास तौर से पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणियां वे अक्सर करते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा पर सेना पीछे हटाने को लेकर किए गए समझौते को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा ही किया तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के आरोपों पर कहा कि यदि कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हो तो वह इस तरह के बेवकूफी भरे बयान दे नहीं सकता। ये कुंद बुद्धि है या कुंठित बोल भी है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह कुंद बुद्धि से भरपूर पप्पू जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो देश के लोगों के बीच में कांग्रेस का और बंटाधार कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को बिना मांगी हुई सलाह देंगे कि पप्पू जी का कोच बदल दें और कोचिंग भी बदल दें, अन्यथा हर दिन ये पप्पू जी नो बॉल करते रहेंगे और रन आउट होते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह कुंद बुद्धि व्यक्ति को देश को बदनाम करने की साजिशी सुपारी के तहत काम कर रहा है। इसके पहले राहुल ने कहा कि मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी। हमारे पीएम कायर हैं जिन्होंने चीन के सामने अपना सिर झुका दिया, माथा टेक दिया। मोदी सरकार सेना को धोखा दे रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बयान दिया। राहुल ने बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के सामने अपना सिर झुका दिया, माथा टेक दिया। वे चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए और भारत की जमीन चीन को सौंप दी। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। मोदी ने फिंगर 3 और फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने चीनी सीमा मामले को लेकर कहा कि कल रक्षा मंत्री आकर एक छोटा भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा? उन्होंने रक्षा मंत्री से बयान देने के लिए क्यों कहा? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया? क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने को कहा? देपसांग प्लेन्स से चीन वापस क्यों नहीं गया? इसका जवाब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राहुल ने आखिर में कहा कि देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो ऐसा कैसे करते हैं, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि चीन को जमीन किसने दी है, ये बात राहुल को अपने दादा जवाहरलाल नेहरू से पूछनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने बजट के दौरान जिस दिनेश त्रिवेदी का अपमान किया था, आज उस अपमान का बदला संसद के बजट सत्र के दौरान ही दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी से ले लिया और राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा में बजट पर टीएमसी का पक्ष रखने के लिए चुना था, लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने सदन के अंदर ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी को शायद उनके इस्तीफे से इतनी हैरानी न हो, क्योंकि 9 साल पहले वो ममता ही तो थीं जिनकी वजह से दिनेश त्रिवेदी को सार्वजनिक जीवन में अपमान का सबसे कड़वा घूंट पीकर रह जाना पड़ा था। ये बात है मार्च 2012 की। दिनेश त्रिवेदी तब यूपीए 2 सरकार में टीएमसी कोटे से रेल मंत्री हुआ करते थे। बतौर रेल मंत्री उन्होंने 14 मार्च 2012 को संसद में रेल बजट पेश किया। इसके बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी और दिनेश त्रिवेदी के बीच उस खटास की नींव रख दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। 14 मार्च की सुबह त्रिवेदी मुस्कुरा रहे थे। वे जिंदगी का पहला रेल बजट पेश करने जा रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि शाम होते होते ये मुस्कुराहट उनसे छीन ली जाएगी। सालों से रेल किराया नहीं बढ़ा था। त्रिवेदी ने यात्री किराए में 2 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। ममता को ये रास नहीं आया, न ही त्रिवेदी की पार्टी के अन्य सदस्यों को। ममता आग बबूला हो गई, इतनी ज्यादा कि सीधा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख दिया, दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री के पद से हटा दिया जाए।
कोटा टीएमसी का था तो उन्होंने मुकुल रॉय का नाम भी सुझा दिया। मनमोहन सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में थी। बजट पेश करते ही रेल मंत्री इस्तीफा दे दें तो ये बड़ी शर्म की बात होगी, मगर ममता किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। दिनेश त्रिवेदी को यकीन नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे उन्हें पद से हटाया जा सकता है। त्रिवेदी ने पार्टी से लिखित में आदेश देने को कहा। पुष्टि करने के लिए उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को फोन लगाया। उधर से साफ कह दिया गया कि आपको पद छोड़ना ही होगा। भारी मन से 18 मार्च 2012 को दिनेश त्रिवेदी ने रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। त्रिवेदी को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, जब रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर जनता की तरफ से कोई खास मुखालफत नहीं हुई थी। यहाँ तक कि 5 रेल यूनियंस ने भी बजट का समर्थन किया था। जब इस्तीफा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचा तो उनके पास उसे मंजूर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीजेपी की मोर्चेबंदी से घिरी ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। त्रिवेदी के इस्तीफे पर सौगत राय ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। त्रिवेदी को जब आसन ने बजट पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि घुटन महसूस हो रही है। माना जा रहा है कि त्रिवेदी अगले कुछ दिनों में बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। सांसद ने कहा कि मैं आज राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, हम यहां कुछ भी नहीं बोल सकते। त्रिवेदी ने कहा, मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा। मुझे घुटन महसूस हो रही है। हम राज्य में हिंसा पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आत्मा मुझसे कहती है, यदि आप यहां बैठे कुछ नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। त्रिवेदी ने कहा कि ये फैसला आत्मा की आवाज पर ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं वहां कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं बीजेपी की बंगाल इकाई के नेता दिलीप घोष ने कहा, सही व्यक्ति गलत जगह फंस गया है। जिस वजह से उनको रेल मंत्री पद से हटाया गया था, ये सब इतिहास है। अगर दिनेश को बंगाल के लिए काम करना है तो उनका भाजपा में स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस स्थिति में टीएमसी में नहीं रह सकता। बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। वह बीजेपी में काम करना चाहता है। अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर वह बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।